आज है 1 सितंबर। ये है आज का द हिंदू FAQ पेज न्यूज फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मैं कहां पर बात कर रही हूँ। लास्ट वीक यूनियन कैबिनेट ने एक मेजर शिफ्ट किया ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। एक नई यूनिफाइड स्कीम UPS जो कि 1 अप्रैल 2025 से लॉन्च की जाने का फैसला लिया है। लगभग 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस स्कीम से बेनिफिट करेंगे और जो एम्प्लॉयज भी नेशनल पेंशन स्कीम में है उन्हें भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करने का ऑप्शन दिया जाएगा। स्टेट्स भी अपने एम्प्लॉयज को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने रिसोर्सेज से फंडिंग मैनेज करनी होगी। की कंपोनेंट्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं। इस स्कीम में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयज को उनके लास्ट 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन मिलेगा अगर उन्होंने कम से कम 25 साल की सर्विस की है। तो अगर सर्विस पीरियड कम है तो पेंशन प्रोपोर्शनेटली कम होगी, लेकिन मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगी अगर कम से कम 10 साल की सर्विस हुई है। फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा जो एम्प्लॉय के पेंशन का 60% होगा। इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन के लिए पेंशन अमाउंट को कंज्यूमर प्राइस ट्रेंड के हिसाब से इंक्रीज किया जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम ग्रेच्युटी के अलावा एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा जो एम्प्लॉयज के मंथली एनरोलमेंट का एक हिस्सा होगा। ये कैसे डिफरेंट है करंट सिस्टम से? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो 1 जनवरी 2004 से पहले ज्वाइन हुए थे उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर फिक्स पेंशन मिलता था, लेकिन 2004 के बाद जो एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए हैं उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें मार्केट लिंक्ड रिटर्न के बेसिस पर पेंशन मिलती थी। यूपीएस का डिजाइन जो कि नया डिजाइन है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का डिजाइन पुरानी ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के पहले वाली सरकार थी ना 2004 से, वैसा लगभग इसके प्रोविजन वैसे ही है, लेकिन कुछ एनपीएस के एलिमेंट भी मिलाए गए हैं। तो एनपीएस और ओपीएस को मिलाकर यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाई गई है जो कि ये नई स्कीम है। गवर्नमेंट ने ये चेंज ऑप्ट क्यों किया? एनपीएस लॉन्च होने के पहले और बाद में ही सरकार को काफी पुश बैक मिला एम्प्लॉयज से, क्योंकि इसमें पेंशन का फिक्स्ड अश्योरेंस नहीं था। एम्प्लॉयज में डिसकंटेंट बढ़ गया जो इवेंचुअली एक इलेक्टोरल इशू बन गया। अपोजिशन पार्टीज ने प्रॉमिस किया था कि वो स्टेट्स में ओपीएस को वापस लाएंगे और कुछ स्टेट्स ने ये इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया। इस वजह से सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को रिव्यू करने और एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया। अभी क्या रिएक्शन है एम्प्लॉयज का एंड स्टेट्स का? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने जनरली यूनिफाइड पेंशन स्कीम को वेलकम किया है क्योंकि इससे उनके नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया गया है, लेकिन कुछ रिजर्वेशंस अब भी हैं जिससे कंट्रीब्यूटरी एस्पेक्ट्स और कम्यूटेशन ऑप्शन का एब्सेंस। स्टेट्स का भी मिक्स्ड रिस्पांस है। कुछ स्टेट्स ने यूपीएस को अडॉप्ट करने की सोची है, लेकिन अपने रिसोर्सेज से फंडिंग मैनेज करना उन्हें पड़ेगा, तो ये उनके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। अब मोदी सरकार ने फिस्कल प्रूडेंस और एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन को बैलेंस करते हुए यूपीएस लॉन्च किया है। इससे सरकार का तो फिस्कल बर्डन बढ़ेगा, लेकिन एम्प्लॉयज को रिलैक्सेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है। अभी देखते हैं इसका आगे क्या रिस्पॉन्स होता है। वैसे ये न्यूज लगातार एक हफ्ते से न्यूज में बनी हुई है, तो हमने इसको सफिशिएंटली डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं अफगान के नए लॉ पर। द स्टोरी सो फार, तालिबान ने पिछले हफ्ते एक नया लॉ अनाउंस किया जो प्रोपगेशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस के नाम से है। इस लॉ के थ्रू तालिबान अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ सीरिया या इस्लामिक लॉ अफगानिस्तान के लोगों पर इंपोज कर रही है। ये लॉ वुमेन की फ्रीडम और कम करती है, जैसे कि उनकी बैर चेहरे पर बैन लगता है जो ग्लोबल आउटरीच को स्पार्क कर चुका है और डेली लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। व्हाट डज द लॉ सेज? ये एक 114 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया गया है। ये कहता है कि वुमेन को अपनी बॉडीज और फेस
को पूरी तरह से कवर करना होगा ड्यू टू फियर ऑफ टेम्पटेशन, जब भी वो किसी अनरिलेटेड मैन के सामने हो। नॉन मुस्लिम्स और इमोरल वुमेन के सामने भी उन्हें पूरी तरह से ही कवर रहना होगा। औरत की आवाज, चेहरे, सिंगिंग, चैंटिंग या रिसाइटिंग अलाउड हो, उससे आवारा या इंटीमेट माना गया है और उससे पब्लिक में सुनाई नहीं देना चाहिए। जब भी कोई ग्राउंड वुमन नेसेसिटी के कारण घर में बाहर जाती है तो उससे अपनी आवाज, चेहरा और बॉडी को कवर करना होगा। ये कहा गया है स्टिपुलेट करते हुए कि कोई भी वायलेशन पनिशेबल होगा। अनरिलेटेड मेन और वुमेन को एक दूसरे को देखने की भी इजाजत नहीं होगी। क्या ये डेवलपमेंट है? कई साल से अफगानिस्तान में इन रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन चल रहे हैं, कुछ तालिबान के डिक्रीज के थ्रू और कुछ लोकल इन्फोर्सेस के थ्रू, लेकिन ये ऑफिशियल कॉडिफाइंग ऑफ मोरालिटी लॉज अब और भी ज्यादा ब्रूटल पनिशमेंट का कारण बन सकता है और मुहतासिब को और भी ज्यादा पावर दे सकता है। मुहतासिब मतलब कि द अथॉरिटी इन रूल। हाउ आर वुमेन इन अफगानिस्तान रिएक्टिंग? कुछ अफगान वुमेन ने पब्लिक में अपनी आवाज उठाने पर बैन को डिफाई करते हुए वीडियोस पोस्ट की हैं, जिसमें वो गाती हुई नजर आई, चाहे वो पूरी तरह से कवर्ड ही क्यों ना हो। कुछ वुमेन ने स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट भी किया है, जो ये इंडिकेट करता है कि उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, जैसे कि फावजिया कूफी ने CNN को बताया। दूसरी वुमेन सब्टिल तरीके से रेजिस्टेंस दिखा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट के साथ पाशथाना दोरानी, जो अब एग्जाइल में है, उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट लर्न फाउंडेशन किया है जो अफगानिस्तान में 661 गर्ल्स को पढ़ाई करवा रहा है सीक्रेटली। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या है? यूएन वुमेन ने इन नए रूल्स को ऑप्रेसिव कहा, जबकि यूएन कमिश्नर फॉर हेल्थ फॉर ह्यूमन राइट्स के ऑफिस ने इन न्यू लॉ को रिपील करने की बात कही। लेकिन जब तालिबान ने कहा कि वो यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो यूएन स्पोक्स पर्सन स्टेफन दुजरिक ने एम्फसाइज किया कि यूएन अफगानिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करते रहेंगे, तालिबान समेत। तो अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट तो ये है कि महिलाओं पर भी प्रेशर बढ़ रहा है और तालिबान पर भी इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन उनकी पॉलिसीज में अब तक कोई मेजर चेंज नहीं देखा गया है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि इस पर क्या होता है। आप बस ये याद रखिए कि ये लॉ अफगानिस्तान में पास हुआ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन एनी केस प्रीलिम्स आस्क। अब मूव करते हैं इस न्यूज पर। विल एन एक्सटेंडेड स्पेस स्टे अफेक्ट एस्ट्रोनॉट्स? नासा ने 24 अगस्त को अनाउंस किया कि बोइंग स्टारलाइनर क्रू कैप्सूल, जो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बैरी विलमोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले गया था, वो उन्हें वापस लाने के लिए सेफ नहीं है। इसलिए नासा ने विलियम और विलमोर को इसमें स्टे फरवरी 2025 तक एक्सटेंड कर दिया, जहां से वो स्पेस एक्स क्रू कैप्सूल के जरिए वापस आएंगे, जो सितंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। हाउ डज स्पेस अफेक्ट्स द बॉडी? स्पेस का ह्यूमन बॉडी पर अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन पूरी तरह से समझना मुश्किल है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स की संख्या अभी भी बहुत कम है। माइक्रोग्रेविटी के कारण बोन्स वीक हो जाती हैं और डाइजेशन स्लो हो सकता है, जिससे वेट गेन हो सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट में 70% एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम SANS होता है, जिसमें ज्यादा फ्लूइड्स हेड में चले जाते हैं और जो आईसाइट पर असर डालते हैं। इसके अलावा वेटलेसनेस के कारण हार्ट को कम काम करना पड़ता है और मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं। ब्लड सेल्स का लॉस भी ज्यादा होता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स की डाइट को एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों? व्हाट कॉजेज दीज सिंड्रोम्स? ये सिंड्रोम्स होते क्यों हैं? रिसर्चर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि रेडिएशन एक्सपोजर, कन्फाइंड एनवायरनमेंट और ग्रेविटेशनल चेंज। टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना ज्यादा टाइम एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में स्पेंड करते हैं, सिम्टम्स उतने ही प्रोनाउंस्ड होते हैं। हर मिशन के दौरान एजेंसीज काफी स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रिजाइम और रूटीन मेंटेन करवाती हैं ताकि बॉडी को वर्कआउट कराया जा सके बिना स्ट्रेस के। कम्युनिकेशन और वर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी डेवलप किए गए हैं ताकि एस्ट्रोनॉट्स एंगेज्ड और रिलैक्स्ड रहें। स्पेस फ्लाइट के इफेक्ट्स पर हमारी अंडरस्टैंडिंग में अभी भी काफी अनसर्टेनिटीज हैं। जून 2024 में नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश एक
पेपर कहता है कि रिसर्चर्स को अभी भी समझने की जरूरत है कि कौन से इफेक्ट्स हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंस के हैं। रिसर्चर्स कुछ न्यूट्रिएंट्स और ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म पर स्टडी कर रहे हैं और कुछ मेटाबॉलिक पार्ट्स में चेंजेस नोटिस किए गए हैं। नासा 2022 की रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि SANS चेक करने के लिए एक पोर्टेबल ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी मशीन डेवलप करनी चाहिए जो स्पेसक्राफ्ट पे यूज की जा सके। अब ये स्पेसओमिक्स क्या है? स्पेसओमिक्स स्टडीज का एक सेट है जिसमें स्पेस एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पर, ये बताता है। उसको समझने की कोशिश की जाती है, हर एक इफेक्ट को जो भी स्पेस एनवायरनमेंट से होता है। नासा के ट्विन स्टडी में ये देखा गया कि आइडेंटिकल ट्विन्स मार्क और स्कॉट केली ने के बीच बॉडी के जीन्स एक्सप्रेशन में डिफरेंसेस आए जब स्कॉट केली ने 1 साल स्पेस में स्पेंड किया। साइंटिस्ट अब इंटरनेशनल गाइडलाइंस डेवलप कर रहे हैं स्पेस ओमिक्स रिसर्च के लिए।